हेलो एवरीवन। एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में 9 प्रैक्टिस सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसका प्लेलिस्ट बना है, तो वहां पे जाके सारी वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 176। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। हाल ही में 2024 का पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया। इसमें भारत की नवीनतम रैंकिंग 180 देशों में से 176वीं है। कितने देशों में से? 180 देशों में। कितनी है? तो 176। इस रैंकिंग को येल और कोलंबिया विश्वविद्यालयों द्वारा तैयार किया गया, जो वायु गुणवत्ता, जैविक विविधता और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के प्रदर्शन पर आधारित है। या किसके द्वारा जारी किया गया है? तो येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा। और यह रैंकिंग वायु गुणवत्ता, जैविक विविधता, ग्रीन हाउस गैस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के प्रदर्शन पर आधारित है। एस्टोनिया वर्ष 1990 के स्तर से अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 59% की कमी लाकर सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है। अगर बात करते हैं पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो एस्टोनिया है। ठीक है। दूसरे स्थान पर ध्यान रखिएगा, लग्जमबर्ग है। ठीक है। दूसरे स्थान पर कौन सा है? तो लग्जमबर्ग दूसरे स्थान पर है। और तीसरे स्थान पर ध्यान रखिएगा तो जर्मनी तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर एस्टोनिया, दूसरे स्थान पर लग्जमबर्ग, तीसरे स्थान पर जर्मनी। और भारत की रैंक कितनी है? तो 176 है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, विदेश मंत्रालय ने किस बैंक के साथ ई माइग्रेट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? विदेश मंत्रालय ने किस बैंक के साथ ई माइग्रेट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एसबीआई के साथ। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एसबीआई। हाल ही में विदेश मंत्रालय और एसबीआई ने ई माइग्रेट पोर्टल उपयोगकर्ताओं को अपने भुगतान गेटवे एसबीआई ई पे के माध्यम से बैंक की एक अतिरिक्त डिजिटल भुगतान सेवा प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ई माइग्रेट पोर्टल की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2014 में से लॉन्च किया गया था, जो प्रवासी भारतीय श्रमिकों से जुड़ा हुआ है। ठीक। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नामित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय सेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ऑप्शन डी, उपेंद्र द्विवेदी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपेंद्र द्विवेदी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना के अगले प्रमुख होंगे। और ये किसका स्थान लेंगे? तो जनरल मनोज पांडे का ये स्थान लेंगे। वर्तमान में कौन है अभी? तो जनरल मनोज पांडे है, और ये 30 जून को जो है रिटायर हो रहे हैं, और इनके स्थान पर तो उपेंद्र द्विवेदी स्थान लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपके एग्जाम में 100% यह पूछा जाएगा प्रश्न, तो आप लोग इसको जो है ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो बिहार के। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिहार। देखते हैं, भारत ने रामसर सम्मेलन के तहत नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्यों को अंतरराष्ट्रीय महत्व के अपने नए आर्द्रभूमि घोषित किया है। कौन सा है? इसका नाम क्या है? नागी और नकटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आर्द्रभूमि क्षेत्र बिहार के जमुई जिले में झाझा वन क्षेत्र के भीतर स्थित है। किस जिले में है ये भी ध्यान रखिएगा, तो जमुई जिले में है ये। और इसके साथ भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई? अब तक 80 थी, अब 2 और जुड़ गए। कितने हो गए? तो वर्तमान में कितने? 82। भारत अब रामसर साइटों के मामले में चीन के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। अगर हम बात करते हैं विश्व में
तो किस स्थान पर? तो चीन के साथ जो है ये तीसरे स्थान पर, चीन भी तीसरे स्थान पर है, भारत भी। और पहले स्थान पर इस पे कौन है? तो यूके पहले स्थान पर है। कितने रामसर साइट हैं? तो 175 रामसर साइट है यूके में, और ये पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर मैक्सिको है और तीसरे स्थान पर चीन और भारत है। ठीक है, अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में अब तक कितने थे? तो बिहार में एक था, कौन सा? तो कांवर झील। ठीक है, बिहार में सिर्फ एक रामसर साइट था, कांवर झील। अब कितने हो गए बिहार में? तो टोटल 3 हो गए, कांवर झील, नागी और नकटी। ठीक, नेक्स्ट है, हाल में किस राज्य ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक से समझौता किया है? किस राज्य ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक से समझौता किया है? तो हरियाणा ने किया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा। हरियाणा के मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने हाल ही में बताया कि राज्य सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जल्द ही विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू करेगी। इस प्रोजेक्ट को फेज वाइज पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR में आने वाले जिलों में लागू किया जाएगा, बाद में इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। विश्व बैंक की बात करते हैं। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है? इंपॉर्टेंट है, किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दिया है? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा स्लोवेनिया। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्लोवेनिया। स्लोवेनियाई संसद ने एक महत्वपूर्ण फैसले में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी है। इससे पहले स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने भी फिलिस्तीन को आधिकारिक रूप से मान्यता दी थी। मैंने पढ़ा था, इससे पहले स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने भी मान्यता दी थी। यूरोपीय संघ के 27 सदस्यों में से स्वीडन, साइप्रस, हंगरी, चेक गणराज्य, पोलैंड, स्लोवाकिया, रोमानिया और बुल्गारिया पहले ही फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ऑप्शन सी, रक्षा मंत्रालय। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, जिसे स्पर्श नाम दिया गया है, सेवा केंद्रों के लिए बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ समझौता किया है। इसके बाद स्पर्श सेवाएं देश भर में कुल 15 बैंकों की 26,000 से अधिक शाखाओं में उपलब्ध होगी। ठीक है, और किससे संबंधित है ये? तो रक्षा मंत्रालय से। अगला प्रश्न है, पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारतीय वायुसेना के पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन अगस्त में किया जाएगा। इसका आयोजन कब किया जाएगा? तो अगस्त में। इसमें पर्यवेक्षकों के रूप में शामिल कुछ अन्य देशों के अलावा 10 देशों की भागीदारी देखने की संभावना है। यह अभ्यास अब 2 चरणों में आयोजित होगा। पहला अगस्त के पहले 2 सप्ताह में दक्षिणी भारत में होगा और दूसरा अगस्त के अंत से सितंबर के मध्य पश्चिमी क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो ऑप्शन डी 129। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 129। देखते हैं, विश्व आर्थिक मंच ने हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 रिपोर्ट पेश की है। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विश्व आर्थिक मंच। भारत 146 देशों की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर 2023 में 127वें स्थान से 2024 में 129वें स्थान पर आ गया है। भारत की रैंक जो है 2023 में कितनी थी? तो 127, और 2024 में कितनी है? तो 129। कितने देशों में? तो 146 देशों में। इंपॉर्टेंट है ये। पिछले 1 दशक से पहले स्थान पर रहने वाला
आइसलैंड ने इस साल भी अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। पहले स्थान पर कौन है? तो आइसलैंड पहले स्थान पर है। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत से पहले बांग्लादेश। बांग्लादेश की रैंकिंग कितनी है? तो 99। नेपाल की रैंकिंग कितनी है? 111। श्रीलंका 125 और भूटान 124वें स्थान पर भूटान है। ठीक है। वहीं पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान का स्थान जो है 145वां है। ठीक है, 145वां पाकिस्तान। और भारत की रैंक ध्यान रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट है, 129 है। ठीक है। नेक्स्ट है G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन 2024 में कहां पे किया गया? तो इटली में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इटली। G7 या ग्रुप 7 शिखर सम्मेलन का आयोजन इटली में किया गया। G7 एक अंतर सरकारी राजनीतिक और आर्थिक मंच है जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। कितने देश शामिल हैं? तो 7 देश शामिल हैं। इनका नाम भी ध्यान रखिएगा कौन कौन से हैं। तो फ्रांस हो गया आपका, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शामिल है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। 1990 के दशक के अंत में G8 बनाकर रूस को इसमें शामिल किया गया। देखिए पहले इसमें रूस भी शामिल था, तब क्या कहलाता था? G8 कहलाता था। लेकिन क्रीमिया पर कब्जे के बाद 2024 में इसे निलंबित कर दिया गया। ठीक है, 2014 में रूस को इसमें से निकाल दिया गया। फिर आपका क्या हो गया? G7 बन गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और 2023 भी ध्यान रखिएगा, 2023 में कहां पे इसका आयोजन हुआ था? तो जापान। ठीक है, 2023 में जापान में इसका आयोजन किया गया था और 2024 में इटली में। नेक्स्ट है कृषि सखी सर्टिफिकेशन कार्यक्रम के लिए कौन से 2 मंत्रालयों ने एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? कृषि सखी सर्टिफिकेशन कार्यक्रम के लिए कौन से 2 मंत्रालयों ने एक MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो ऑप्शन ए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय। देखते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी ने 18 जून 2024 को वाराणसी में कृषि सखी सर्टिफिकेशन के तहत 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को प्रमाण पत्र प्रदान किया। कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका और योगदान को महसूस करते हुए ग्रामीण महिलाओं के कौशल को बढ़ावा देने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और कृषि विकास मंत्रालय ने अगस्त 2023 में एक MOU पर हस्ताक्षर किए थे। इस MOU के तहत कृषि सखी सर्टिफिकेशन कार्यक्रम एक महत्वाकांक्षी पहल है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने हाल ही में किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो ऑप्शन बी पूर्वांचल सहकारी बैंक का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूर्वांचल सहकारी बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है क्योंकि उसके पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं है। साथ ही RBI ने कहा कि पूर्वांचल सहकारी बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार लगभग 99.51% जमाकर्ता DICGC से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। नेक्स्ट, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया, यह किस नदी पर है? इंपॉर्टेंट है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया है, यह किस नदी पर है यह पुल? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, चिनाब नदी पर। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि संगलदान रियासी ट्रेन का पहला ट्रायल रन पूरा हो गया है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब को पार करने का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह पुल जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में चिनाब नदी के ऊपर 359 मीटर यानी लगभग 109 फीट ऊपर बनाया गया था और एल्फिल टावर से यह लगभग 35 मीटर ऊंचा है। कहां पे है ये? जम्मू कश्मीर में। किस नदी पर? तो चिनाब नदी पर। ठीक है। नेक्स्ट है, जिमेक्स अभ्यास का कौन सा संस्करण साल 2024 में
आयोजित किया जा रहा है? जिमिक्स अभ्यास का कौन सा संस्करण 2024 में आयोजित किया जा रहा है? तो 8वां संस्करण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 8वां संस्करण। और ये जो जिमिक्स सैन्य अभ्यास है किसके बीच होता है? तो भारत और जापान के बीच या सैन्य अभ्यास होता है, इंपॉर्टेंट है, भारत और जापान। और 2024 में कौन सा जो है संस्करण है इसका? तो 8वां संस्करण है, ठीक है। नेक्स्ट है, गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य हाल ही में चर्चा में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य हाल ही में चर्चा में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य में चीतों को रखने की तैयारी कर ली है, जो भारत में कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बाद चीतों का दूसरा घर होगा। बता दें कि 17 सितंबर 2022 को मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 8 नामीबियाई चीतों को बाड़ों में छोड़ा गया था, आप सभी को पता होगा इसके बारे में। बाद में दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीते लाए गए थे। 8 जो है कहां से लाए गए थे? नामीबिया से लाए गए थे। और 12 कहां से लाए गए थे? तो दक्षिण अफ्रीका से या लाए गए थे। और किसमें छोड़े गए थे? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य को साल 1974 में अधिसूचित किया गया था, जो राजस्थान की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका संसद द्वारा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः निर्वाचित किया गया? दक्षिण अफ्रीका संसद द्वारा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित किसे किया गया है? तो ऑप्शन सी सिरिल रामफोसा को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिरिल रामफोसा। दक्षिण अफ्रीकी संसद ने 7वीं संसद की नेशनल असेंबली की पहली बैठक के दौरान अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सिरिल रामफोसा को दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना है। यह दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में रामफोसा का दूसरा कार्यकाल है। उन्होंने पहली बार 15 फरवरी 2018 को पदभार संभाला था और 2019 के चुनाव के बाद 22 मई 2019 को चुने गए थे। नेक्स्ट है, बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया? बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर को किसने तैयार किया है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, भारतीय वायुसेना ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय वायुसेना। हाल में भारतीय वायुसेना ने उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य, ध्यान रखिएगा बिनसर कहां पे है? तो उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर लगी जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर तैनात किया है, जब भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। नेक्स्ट है, अजीत डोभाल किस पद पर सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले व्यक्ति हैं? इंपॉर्टेंट है, अजीत डोभाल किस पद पर सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले व्यक्ति हैं? तो ऑप्शन सी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। भारत सरकार के एक आदेश के अनुसार अजीत डोभाल को तीसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, तीसरे कार्यकाल के लिए कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 10 जून से डोभाल की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। डोभाल सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। डोभाल को पहली बार 2014 में इस पद पर नियुक्त किया गया था और उनका दूसरा कार्यकाल 2019 में शुरू हुआ था और 5 जून को समाप्त हुआ था। अब इनका कौन सा कार्यकाल है? तो तीसरा कार्यकाल है। नेक्स्ट है, किसे हाल ही में दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया? किसे हाल ही में दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रमोद कुमार मिश्रा नहीं है, ये अजीत डोभाल जी हैं, गलत लग गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अगले MD के रूप में किसे चुना गया है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवीण कुमार को। ऑप्शन सी प्रवीण कुमार रेल मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उपक्रम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अगले प्रबंध निदेशक होंगे।
सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड पैनल द्वारा इस पद के लिए उनकी सिफारिश की गई है। नेक्स्ट है, भारत ने आपदा प्रभावित पापुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है? भारत ने आपदा प्रभावित पापुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी 14 जून को प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सुरक्षित रक्त और रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इस बार विश्व रक्तदाता दिवस की 20वीं वर्षगांठ भी है और इस वर्ष का स्लोगन क्या है? तो 20 साल पूरे होने का जश्न मनाना, रक्तदाताओं का धन्यवाद इस बार की इसकी थीम है। ठीक है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने किसके साथ भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने किसके साथ भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो संसद टीवी के साथ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा संसद टीवी। नेक्स्ट, पेमा खांडू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है? पेमा खांडू किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? तो ऑप्शन ए प्रोफेसर देवेंद्र लाल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर थारिस ज्वालामुखी क्षेत्र के भीतर स्थित 3 नए क्रेटरों को भारत के विज्ञान समुदाय और भारतीय स्थानों के नाम पर रखे हैं। सबसे बड़े क्रेटर का नाम तो प्रोफेसर देवेंद्र लाल के सम्मान में लाल क्रेटर रखा गया है। सबसे बड़े क्रेटर का नाम प्रोफेसर देवेंद्र लाल के सम्मान में लाल क्रेटर रखा गया है। वहीं मुरसान क्रेटर का नाम भारत के उत्तर प्रदेश के मुरसान शहर से लिया गया है। मुरसान क्रेटर का नाम भारत के उत्तर प्रदेश के मुरसान शहर से लिया गया है। जबकि जो हिल्सा क्रेटर नाम दिया गया है, हिल्सा क्रेटर का नाम भारत के बिहार के हिल्सा शहर के नाम पर रखा गया। इंपॉर्टेंट है, हिल्सा क्रेटर का नाम बिहार के हिल्सा शहर के नाम पर रखा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, हाल ही में किसके द्वारा कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया? किसके द्वारा कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया? तो विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक ने हाल ही में S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के सहयोग से कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया है। यह रैंक दुनिया भर के 405 बंदरगाहों के व्यापक डेटा सेट पर आधारित है और अब तक का सबसे बड़ा डेटा सेट है। बता दें, विशाखापत्तनम पोर्ट अथॉरिटी ने इस रैंकिंग में 18वां स्थान हासिल किया है। विशाखापत्तनम पोर्ट अथॉरिटी ने इस रैंकिंग में 18वां स्थान हासिल किया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, नासा भारत के किस IIT के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध कर रहे हैं? नासा भारत के किस IIT के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध कर रहा है? तो IIT मद्रास के साथ मिलकर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी IIT मद्रास और नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी यानी JPL के शोधकर्ता अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध कर रहे हैं। IIT मद्रास और नासा के JPL के बीच सहयोगात्मक प्रयास वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय साझेदारी को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रबाबू नायडू। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने अपने चौथे कार्यकाल के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। वहीं जन सेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री कौन बने हैं तो एन चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री कौन है तो पवन कल्याण। चंद्रबाबू नायडू के साथ 24 अन्य नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है। नेक्स्ट है, कार्लोस अल्कराज किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 का टाइटल जीता है? इंपॉर्टेंट है, फ्रेंच ओपन 2024 का टाइटल किसने जीता है तो कार्लोस अल्कराज ने। और किस देश के हैं ये तो स्पेन के हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेन के। स्पेन के स्टार टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने फ्रेंच ओपन 2024 का टाइटल जीता है। अल्कराज ने पेरिस के रोलैंड गैरोज में फाइनल में अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर एकल खिताब अपने नाम किया है। अल्कराज ने अपना लगातार तीसरा ग्रैंड स्लैम फाइनल जीता। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इंपॉर्टेंट है, FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा तो भारत में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। पहले FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन भारत में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यकारी बोर्ड ने हाल ही में यह फैसला लिया है। यह टूर्नामेंट दिसंबर 2025 में आयोजित किया जाएगा जिसमें 24 टीमें हिस्सा लेंगे। कब होगा ये? दिसंबर 2025 में। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप टर्की ने इस पर खुशी जाहिर की है। ये भी ध्यान रखिएगा, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है तो डॉक्टर दिलीप टर्की। नेक्स्ट है, सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य हाल ही में चर्चा में है या किस राज्य में है? सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में है, किस राज्य में है ये तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य में बाघों की आबादी के साथ मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में जल्द ही एक नया बाघ अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये। यह उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा जिलों में स्थित है। इस अभ्यारण्य की स्थापना साल 1988 में की गई थी। नेक्स्ट है, उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं तो ऑप्शन बी मोहन चरण मांझी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी ने उड़ीसा के 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। उड़ीसा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 78 सीटों पर जीत दर्ज कर 24 साल बाद सत्ता में लौटी है। वह 4 बार विधायक रह चुके हैं, यानी मोहन चरण मांझी 4 बार विधायक रह चुके हैं और अनुसूचित जनजाति से आते हैं। वहीं कनक वर्धन सिंह देव और पार्वती परिदा उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया इन्होंने। नेक्स्ट, नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के पीएम पद की शपथ ली। वह किस लोकसभा क्षेत्र से जीते हैं? इंपॉर्टेंट है, नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के पीएम पद की शपथ ली है। वह किस लोकसभा क्षेत्र से जीते हैं तो सभी को पता होगा बनारस से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ लेते हुए इतिहास रच दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति के दूसरे ऐसे नेता बन गए हैं जिन्होंने लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली है। इससे पहले केवल भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कारनामा किया था। मंत्रिमंडल में 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार और 5 जो है स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 36 राज्य मंत्री इसमें शामिल है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, प्रेम सिंह तमांग ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है? प्रेम सिंह तमांग किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर होगा सिक्किम। ऑप्शन डी। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा प्रमुख नेता प्रेम सिंह तमांग ने लगातार दूसरी बार सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। ठीक है, लगातार दूसरी बार। 56 वर्षीय राजनेता को गंगटोक के तलजोर स्टेडियम में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ये ध्यान रखिएगा, सिक्किम के राज्यपाल कौन है तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ठीक, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने विधानसभा चुनाव में
राज्य की 32 सीटों में से 31 सीटें जीती थी। नेक्स्ट है, फ्रेंच ओपन 2024 का महिला खिताब जीतने वाली ईगा स्विएटेक किस देश की खिलाड़ी है? देखिए, फ्रेंच ओपन महिला का खिताब किसने जीता है? तो ईगा स्विएटेक ने जीता है। और किस देश की है ये? तो पोलैंड की। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पोलैंड। ईगा स्विएटेक ने जैस्मिन पाओलिनी को हराकर लगातार तीसरी बार फ्रेंच ओपन महिला खिताब जीता है। ईगा वर्तमान में महिला टेनिस संघ द्वारा महिला एकल में विश्व नंबर 1 की खिलाड़ी है। ठीक है, नंबर 1 पे है ये। नेक्स्ट है, यूएन ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा? इंपॉर्टेंट है, यूएन ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है? तो किसको जोड़ा है? इजराइल को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इजराइल। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में इजराइल की सेना को शामिल किया है। ठीक है, इजराइल की सेना को। एक राजनयिक सूत्र के अनुसार इजराइल रक्षा बलों के साथ हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद को भी इस सूची में जोड़ा गया था। बता दें कि हमास इजराइल युद्ध 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के नेतृत्व वाले हमले से शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया? मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितनी महिलाएं शामिल हैं? तो 7 महिलाएं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली नई सरकार में कुल 7 महिला मंत्रियों को शामिल किया गया है, जिसमें आपका 2 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्री की रैंक की मंत्री हैं। 2 कैबिनेट में कौन कौन शामिल है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी। ठीक है, और 5 राज्य मंत्री कौन कौन है? तो शोभा करंदलाजे, नेमुबेन जयंती भाई बामभनिया, सावित्री ठाकुर, रक्षा निखिल खड़से और अनुप्रिया पटेल। नेक्स्ट, मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं? मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 पूर्व मुख्यमंत्री। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीएम मोदी की कैबिनेट में इस बार 6 पूर्व मंत्री शामिल हैं। इसमें 4 पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से हैं, जबकि कुमारस्वामी जनता दल सेक्युलर और जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का प्रतिनिधित्व करते हैं। बीजेपी की ओर से शिवराज सिंह चौहान, ये जो है किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? मध्य प्रदेश के। राजनाथ सिंह जो है आपका उत्तर प्रदेश के, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के और सर्बानंद सोनोवाल ये आपका जो है असम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने किस कंपनी से एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट का ऑर्डर हासिल किया है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने किस कंपनी से एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट का ऑर्डर हासिल किया है? तो अडानी पावर लिमिटेड से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अडानी पावर लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने हाल ही में छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए अडानी पावर लिमिटेड से 3500 करोड़ रुपए से अधिक का ऑर्डर हासिल किया है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की बात करें तो यह एक भारतीय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का बिजली उत्पादन उपकरण निर्माता कंपनी है। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया? किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो ऑप्शन डी, सिक्किम में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने उत्तरी बंगाल और सिक्किम में कई गो ग्रीन पहल के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। साथ ही पूर्वी सिक्किम के चांगगू में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया। कहां पे? तो सिक्किम में। यह प्रोजेक्ट सेना की सद्भावना पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना है। नेक्स्ट है, मौद्रिक नीति समिति ने किस दर पर रेपो रेट को लगातार 8वीं बार अपरिवर्तित रखा है? मौद्रिक नीति समिति ने किस दर पर रेपो रेट को लगातार 8वीं बार अपरिवर्तित रखा है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6.50। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने लोकसभा चुनाव 2024 के बाद अपनी पहली बैठक में रेपो रेट को 6.5
पर अपरिवर्तित रखा है। आरबीआई ने अपनी जून 2024 की बैठक में लगातार 8वीं बार प्रमुख दर को बरकरार रखने का फैसला किया है। एमपीसी ने आखिरी बार फरवरी 2023 में बेंचमार्क ब्याज दर में बदलाव किया था। साथ ही वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.2% रहने की उम्मीद जताई गई है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो ऑप्शन बी, कमल किशोर सोन को। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 7 जून को। ऑप्शन सी, 7 जून। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल 7 जून को मनाया जाता है। यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा संयुक्त रूप से सदस्य देशों और अन्य संबंधित संगठनों के सहयोग से मनाया जाता है। यह दिवस हर साल एक विशिष्ट थीम के साथ मनाया जाता है जो इससे जुड़े अभियानों की मदद करता है। नेक्स्ट, मोबाइल ऐप सारथी 2.0 हाल में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मोबाइल ऐप सारथी 2.0 हाल में किसके द्वारा? तो ऑप्शन सी, सेबी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेबी। सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने जटिल वित्तीय कार्यों को सरल बनाने के उद्देश्य से निवेशकों के लिए व्यक्तिगत वित्त पर केंद्रित मोबाइल ऐप सारथी 2.0 लॉन्च किया है। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर और iOS ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। सारथी ऐप का पहला संस्करण कब जारी किया गया था? तो जनवरी 2022 में। सेबी की बात करें तो सेबी भारत में प्रतिभूतियों और कमोडिटी बाजार के लिए नियामक संस्था है। नेक्स्ट, लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर लगभग 2 लाख से अधिक वोट पड़े? लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े थे? तो इंदौर मध्य प्रदेश की सीट पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंदौर। लोकसभा चुनाव 2024 में मध्य प्रदेश की इंदौर सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े। गौरतलब है कि इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय क्रांति बम ने नामांकन वापसी के आखिरी दिन अपना नामांकन वापस ले लिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे। यह नोटा को मिले सर्वाधिक वोटों का नया रिकॉर्ड है। यह सीट पर जो है बीजेपी के शंकर लालवानी ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्का लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा। ऑप्शन ए, रोहित शर्मा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत और आयरलैंड के मुकाबले के दौरान उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। इसके बाद जो है 553 छक्कों के साथ क्रिस गेल का नंबर आता है। क्रिस गेल जो है दूसरे स्थान पर है। ठीक है, साथ ही रोहित शर्मा भारत के सबसे सफल T20 कप्तान भी बन गए हैं। नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए समर्पित टेलीमानस सेल स्थापित करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया? रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए समर्पित टेलीमानस सेल स्थापित करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ। ऑप्शन सी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए समर्पित टेलीमानस सेल स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विशेष टेलीमानस सेल देश के सभी सशस्त्र बलों के लिए एक विशेष मानसिक स्वास्थ्य सहायता हेल्पलाइन के रूप में काम करेंगे। ठीक है, ये जो है मानसिक स्वास्थ्य सहायता हेल्पलाइन है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 51 टेलीमानस सेल कार्यरत हैं। नेक्स्ट, हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो इसकी खोज कहां पे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय शोधकर्ताओं ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के जैव विविधता हॉटस्पॉट सियांग घाटी में
एक विशिष्ट प्रकार की नीले रंग की चींटी की प्रजाति की खोज की है। कहां पे? तो सियांग घाटी में। अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड द एनवायरमेंट के शोधकर्ताओं ने इसकी खोज की है। शोधकर्ताओं के अनुसार इस प्रजाति का नाम पैरापरा ट्रिचिना नीला रखा गया है। इसका नाम क्या रखा गया है? तो पैरापरा ट्रिचिना नीला नाम रखा गया है, जो आम लाल काली या भूरी चींटियों से अलग है। नेक्स्ट है, क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला निर्वाचित राष्ट्रपति बनी है? क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला निर्वाचित राष्ट्रपति बनी है? तो कहां की बनी है? तो मैक्सिको। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की? इंपॉर्टेंट है, किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च किया है? तो दक्षिण कोरिया। ऑप्शन सी, ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है। इसका उद्देश्य एरोस्पेस क्षेत्र में नीति और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। दक्षिण कोरिया ने इसे कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कासा नाम दिया है। ये ध्यान रखिएगा, कासा नाम दिया है। दक्षिण कोरिया ने साल 2032 में अपने पहले चंद्र मिशन की योजना बनाई है, 2032 में। नेक्स्ट, हाल में किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो मालदीव ने। ऑप्शन ए मालदीव ने जो है लगा दिया है। हाल में मालदीव ने अपने देश में इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। गाजा में चल रहे युद्ध को लेकर बढ़ते जनाक्रोश के बीच मालदीव ने यह निर्णय लिया है। बता दें कि मालदीव ने 1990 के दशक की शुरुआत में इजरायली नागरिकों पर प्रतिबंध हटा दिया था और साल 2010 में फिर से राजनयिक संबंध बहाल किए थे। फिर से जो है प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, सभी को पता होगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। ऑप्शन सी 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है, जो पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और टिकाऊ प्रथाओं और को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है। इस वर्ष सऊदी अरब साम्राज्य 2024 पर्यावरण दिवस समारोह की मेजबानी करेगा, जिसमें भूबहाली, मरुस्थली और सूखे से निपटने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की थीम क्या है? तो हमारी भूमि हमारा भविष्य, हम पीढ़ी की बहाली कर रहे हैं। ये जो है इस बार की थीम है 2024 की। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।